Yes, good evening, dear students. Good evening, everyone. Okay, so as you know, we have completed the chapter of organisms and population. तो वो चैप्टर हमने खत्म कर लिया है. जो आपके नीट के सिलेबस में दिया है, उसको भी खत्म किया है. जो आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैंने आपको बताया था, हाँ भाई, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उस चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में तो नहीं आएंगे, लेकिन ऑप्शंस में आएंगे. उस टाइप के क्वेश्चंस भी, सॉरी, उस टाइप का भी कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया है. ठीक है, तो वो चैप्टर कंप्लीटली फिनिश्ड है. इकोसिस्टम हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. इसमें भी बहुत ज्यादा डिलीटेड पार्ट है, जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं है, न्यूट्रिएंट साइकिल, ओके, वो नहीं है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो वो दोनों मैं नहीं कर रही हूँ. ओके, उन दोनों को मैं नहीं कर रही हूँ. अगर आप कहोगे कि हाँ मैम वो कीजिए, तो सिर्फ तब करूंगी उसको. ठीक है, तो अदरवाइज हम लोग इकोसिस्टम का जितना आपके सिलेबस में है सिर्फ उतना करेंगे. ओके, तो आपके प्री बोर्ड्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं? दिसंबर 3 या 4 आपके स्टार्ट होने वाले हैं ना प्री बोर्ड? दिसंबर फर्स्ट वीक में, आई थिंक थर्ड, आई गेस दिसंबर थर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं ना, फिफ्थ से. ओके ओके, कई जगह पे थर्ड है, कई जगह पे फिफ्थ है. ओके, तो शायद फिफ्थ से ही होंगे, पता नहीं मुझे. चलो, ओके अक्षदा, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, just let me know if I'm perfectly audible and visible or not. मैंने पोल कुछ लॉन्च तो नहीं किया है, बस ऐसे ही लिख दो. Yes, yes, Shinde, you have any doubts? Beta, you have raised hand. Yes. No, no doubt. मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं सुनाई दे रही हूँ ठीक से? क्योंकि लास्ट क्लास में एक दो बच्चों ने कहा था कि मैम आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही. ओके, आ रही है, चलो कोई बात नहीं. ओके, तो व्हाट वी वर डूइंग बेटा, हमने इकोसिस्टम के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है. ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में इसका डेफिनेशन हमने देखा था. वी हैड सीन द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम. सॉरी, लेकिन उसका क्या चीजें हैं, कैसे होता है, दैट विल बी सीइंग इन दिस चैप्टर. ओके, सो व्हाट इज अ इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. एक नेचर का फंक्शनल यूनिट है, जस्ट लाइक सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको कहने के लिए एक बेसिक यूनिट है, दैट यूनिट इज सेल. तो इसी तरीके से जो हमारा नेचर है, इतना बड़ा बायोस्फीयर है, तो इसका फंक्शनल यूनिट क्या है? इकोसिस्टम है. ओके, तो इकोसिस्टम में मैम क्या होगा? अब आप मुझे पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? इन एन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. इंटरेक्शन होती है. ओके, क्या है उनके बीच में? कम्युनिकेट होता है. मैंने आपको इंटरेक्शंस भी बताया था, है ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस. तो वहां पे होता क्या है बेटा? अल्टीमेटली दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. वो कम्युनिकेट करते हैं. ओके, कम्युनिकेट करके कुछ इंटरेक्ट करते हैं. इधर दोनों पॉजिटिव इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, ऐसे इंटरेक्शन रहते हैं, या फिर कुछ और तरीके से भी इंटरेक्शन इनका रहता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, या फिर ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होता है. ओके, तो कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग वो देखते हैं. इसका थोड़ा पार्ट हमने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में कवर कर लिया है. ठीक है, जैसे ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट टू द एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स, है ना. एबायोटिक में हमने देखा था टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर. ओके, ये सारी चीजें, सॉइल, ये सारी चीजें हर ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करेगा. ओके, फिर उनके रेस्पॉन्सेस टुवर्ड्स द एबायोटिक स्ट्रेस, तो उनके रेस्पॉन्सेस क्या होंगे? तो हर ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है एंड उसके हिसाब से खुद को ढालता है. Okay, all organisms they try to adapt to that habitat or environment where they are living. Okay, अगर स्ट्रेस कंडीशन में है तो ये क्या करेगा? इधर खुद के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाएगा, या फिर कुछ बिहेवियरल चेंजेस करेगा. ओके, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे लिजर्ड होगा. लिजर्ड क्या होगा? बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या करेगा? शेड्स में रहना पसंद करता है. ओके, जहाँ पे शेड्स है, जहाँ पे छांव है, वहां पे रहना पसंद करता है. वो बिहेवियरल चेंजेस है. फिजियोलॉजिकल चेंजेस मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हाई ऑल्टीट्यूड्स में जब आप जाओगे
Okay, when you reach the higher altitudes, there what happen, your body produces more number of RBC. Okay, more number of RBC प्रोड्यूस करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाते जाओगे ऑक्सीजन कम होता रहता है, तो उसको कोप अप करने के लिए वो एक एबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसे करके ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है, एंड देन ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट। सो देर आर सम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जब हम इकोसिस्टम कहते हैं तो इसमें टाइप्स हैं। मेजर देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, aquatic ecosystem, and then man-made ecosystem. Okay, टेरेस्ट्रियल क्या है बेटा? टेरेस्ट्रियल जब हम कहते हैं दिस इज लैंड, याद रखो टेरेस्ट्रियल मींस लैंड के ऊपर वाला इकोसिस्टम। लैंड के ऊपर रहने वाले कितने इकोसिस्टम्स हैं मैम? फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है। ओके, ये सारी चीजें हमने देखा है। तो लैंड के ऊपर रहने वाले को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पानी में रहने वालों का जो वहां पे जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। इधर पॉन्ड के अंदर आप देख लो, लेक में देख लो, रिवर में, एस्चुरीज में, वो सब किस में आता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम। देन कमिंग टू मैन मेड इकोसिस्टम, ये क्या होगा बेटा? क्रॉप फील्ड्स, एक्वारियम। ओके, एक्वारियम बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है कि घर में एक्वारियम रखना, फिशेस को पेट करना। पेट तो नहीं कर सकते लिटरली फिशेस को, लेकिन हाँ भाई उनको घर में रखने से खुशी बनी रहती है, बच्चों को ज्यादा पसंद होता है ना। तो ये सारे क्या है? ये मैन मेड इकोसिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम देखते जाएंगे। यहाँ पे एंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज द ग्लोबल इकोसिस्टम। अब हमने इकोसिस्टम के तो टाइप्स देख लिए, टेरेस्ट्रियल देखा, एक्वाटिक देखा, मैनमेड देखा, बट हमारा जो एंटायर अर्थ है, बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स टू अर्थ। जब हम बायोस्फीयर कहते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो अर्थ इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। ओके, जो पूरा अर्थ है उसको हम एक बड़ा इकोसिस्टम कह सकते हैं, उसका नाम है ग्लोबल इकोसिस्टम। तो कोई भी इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं एंड दे ट्राई टू परफॉर्म अ फंक्शन इंक्लूडिंग ऑल। ओके, एक यूनिट बन के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, ये ऐसा नहीं कि हाँ भाई तुम पानी हो तो तुम सिर्फ पानी का देख लो, कोई टेरेस्ट्रियल है तो हाँ सिर्फ टेरेस्ट्रियल, ऐसे नहीं होता है बेटा। हर एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट सारे मिलके काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सॉइल इज अ एबायोटिक स्ट्रक्चर, है ना, वो एबायोटिक है। क्या मिट्टी में क्या होता है बेटा? जैसे सॉइल मतलब मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट आप अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा के देखोगे तो तब क्या रहेगा? आपको वहां पे फाइन सैंड मिलेगा, ग्रिट मिलेगा। ओके, तो ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होके बने हैं, छोटे छोटे पत्थर के कंकर, वो तो एबायोटिक है। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स के बगैर प्लांट्स कैसे ग्रो होते बताओ, है ना। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सॉइल के अंदर उनको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो ये भी एक क्या है बेटा? सॉइल और प्लांट्स मिलके एक यूनिट बना रहे हैं। ये एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट दे इंटरैक्ट एंड फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। जैसे हमारी बॉडी है, हमारे सेल के अंदर, सॉरी हमारे सारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स रहते हैं। आपने पढ़ा है ना? क्या क्या होते हैं बेटा? एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनार होते हैं, कुछ स्क्वामस होते हैं, स्केलेटल टिश्यूज होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल्स होते हैं। ओके, देन क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये सारे मिलके एक बॉडी बनी है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ भाई एक टिश्यू है उसने अपना काम कर दिया फिर चुप बैठ गए। अपना काम तो करता है, लेकिन पूरा एक यूनिट की तरह वो फंक्शन करते हैं, ताकि हम जो है हम अपना काम कर सकें, है ना। तो इसका मैं आपको समझा रही हूँ। Now, the vertical distribution of different species occupying different levels is called as stratification. Stratification का सिंपल मीनिंग क्या है बेटा? हम इसको याद रख सकते हैं जैसे लेयर्स। एक टॉप लेयर है, उसके नीचे वाला लेयर है, फिर उसके नीचे वाला लेयर, फिर उसके नीचे वाला लेयर। तो ऐसे करके इसको कहते हैं हम स्ट्रैटिफिकेशन। एक टॉप मोस्ट लेयर होता है, फिर बीच में, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो ऐसे लेयर लेयर करके कुछ भी अरेंज किया होगा ना, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्रीज में ही देखो, आप ये सॉइल में देख सकते हो।
ठीक है। अब नहीं, अब वो भी नहीं है तो आप सिंपल देख सकते हो, बिल्डिंग में भी स्ट्रैटिफिकेशन होती है। टॉप फ्लोर होता है बिल्डिंग में, है ना, तो कोई भी टॉप फ्लोर होगा, फिर उसके नीचे फिर फ्लोर्स आते हैं, फिर वहां पे ग्राउंड फ्लोर होगा, फिर बेसमेंट होगा, तो वो भी एक स्ट्रैटिफिकेशन है। तो जहां कहीं पे भी आपको लेयर्स दिखेंगे ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। बट आपकी एनसीईआरटी ने फॉरेस्ट के ट्रीज का एग्जाम्पल लिया है, तो क्या एग्जाम्पल लिया है? इन अ फॉरेस्ट ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप स्ट्राटा लेयर, स्ट्राटा मतलब लेयर को कहते हैं। क्योंकि हाँ, स्ट्रैटिफिकेशन आपको एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलती है ना, स्ट्रैटिफिकेशन आपके एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलती है। आपने पढ़ा है बेटा कब, शायद 7th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड में, स्ट्रैटोस्फियर, है ना, वो सारे लेयर्स एटमॉस्फेयर में चल, तो वहां वो भी स्ट्रैटिफिकेशन है, ये भी स्ट्रैटिफिकेशन। तो टॉप मोस्ट जो लेयर है ना, वो बड़े बड़े ट्रीज हैं यहाँ पे, कि देयर यू कैन सी दे हैव ऑक्यूपाइड बिगर ट्रीज। उसके नीचे आओ तो यहाँ पे कैनोपी लेयर है। ओके, जिन बच्चों को नहीं पता कि कैनोपी क्या होता है, देखो बेटा, अब ट्रीज हैं, ओके, फॉरेस्ट में ट्रीज, तो ऐसे ऐसे करके ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये क्या हो गया, ये सारे ट्रीज हैं। ओके, अब यहाँ पे नीचे भी तो ग्रास होंगे, छोटे छोटे हर्ब्स होंगे, शर्ब्स होंगे। तो अब ये क्या करेंगे बेटा, इनको डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सारे ट्रीज ने शेड जैसे बना लिया है, बिल्कुल सनलाइट को पेनिट्रेट ही नहीं करने दे रहा, ताकि यह इन हर्ब्स तक पहुंचे। तो इस टाइप की शैडो कवरिंग को हम कहते हैं कैनोपी। ओके, इसको हम कहते हैं बेटा कैनोपी। ये जो बिग बिग फॉरेस्ट होते हैं, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, तो उन जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट शर्ब्स और हब्स को रीच नहीं करती, बिकॉज वहां पे कैनोपी का लेयर होता है। ओके, कैनोपी का लेयर होता है, समझे? अब यहाँ पे देखो कैनोपी लेयर है, उसके ऊपर यहाँ पे इमर्जेंट लेयर, कुछ प्लांट्स ना उससे भी बड़े होते हैं, जैसे समझ लो यहाँ पे एक प्लांट है, तो ये ऊपर जाएगा, तो इस कैनोपी से ऊपर जाएगा, इसने एमर्ज कर लिया, कैनोपी के बाहर एमर्ज किया, तो ये इमर्जेंट ट्री है, और ये सारे कैनोपी में आने वाले ट्रीज हैं। ओके, अब कैनोपी के नीचे आने वाले इनको हम कहते हैं अंडर स्टोरी लेयर। अगर स्टोरी मतलब देखो बेटा, यहाँ पे कहानी की बात नहीं हो रही है, स्टोरी मीनिंग आपने देखा होगा, हाँ भाई, आपने सुना होगा, किसी ने, आपके फ्रेंड ने कहा मेरे अंकल ने 4 स्टोरी की बिल्डिंग खरीदी। ओके, दैट मीन्स व्हाट, देयर आर 4 फ्लोर्स। तो उस फ्लोर्स के हम कहने को कह रहे हैं यहाँ पे अंडर स्टोरी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैनोपी का एक लेयर बना था, उसके ऊपर इमर्जेंट था, तो कैनोपी के नीचे वाले को हम कह रहे हैं अंडर स्टोरी लेयर। उसके नीचे आएगा शर्ब लेयर, सारे शर्ब्स रहेंगे यहाँ पे। फिर उसके नीचे आएगा ग्राउंड लेयर, तो ग्राउंड लेयर में आपको छोटे छोटे हर्ब्स, छोटे छोटे घास, छोटे छोटे प्लांट्स, ये सारे दिखेंगे। ठीक है, ग्राउंड लेयर, शर्ब लेयर, अंडर स्टोरी, कैनोपी एंड देन इमर्जेंट। ओके, दिस इज व्हाट स्ट्रैटिफिकेशन। ये क्लियर है, ये क्लियर, ये लेयर, ये लेयर, तो ऐसे करके स्ट्रैटिफिकेशन होता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। कमिंग टू एक्वाटिक इकोसिस्टम। ओके, एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉन्ड की। ओके, तो आई होप सारे बच्चों ने पॉन्ड तो देखा होगा, है ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे जिंदगी के आपने पॉन्ड तो देखा होगा, है ना। तो आपने पॉन्ड में क्या क्या नोटिस किया होगा बेटा? इट इज अ शैलो, सिंपल, सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी। ओके, यहाँ क्या है बेटा, ये एक सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी है, मतलब इसकी अपने आप में ही ये पूर्ति है, इसके अंदर सब कुछ है। ओके, इसको कहते हैं सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेन कर रहा है ये पॉन्ड, पूरी वाटर बॉडी, एंड इट एग्जिबिट्स ऑल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उन सारों को ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है। कौन? पॉन्ड इकोसिस्टम, दैट इज एक्वाटिक। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग फर्स्ट चीज, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो एबायोटिक में आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, सॉइल डिपॉजिट मिलेगा, है ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको कैसा रहेगा, सॉइल, सोलर इनपुट, जैसे लाइट आपके ऊपर पड़ती है, कि आपके ऊपर मतलब पॉन्ड के ऊपर, क्योंकि हम पॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो पॉन्ड के ऊपर। ठीक है, या तो पॉन्ड के ऊपर पड़ेगी, है ना, तो वो चीज। फिर यहाँ पे साइकिल ऑफ टेम्परेचर। मैम इसका मतलब क्या है मैम, साइकिल ऑफ टेम्परेचर? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, हमारा जो अर्थ है वो
सोलर सिस्टम के अराउंड घूमता रहता है, मतलब सन के अराउंड घूमता रहता है इन एन सोलर सिस्टम। वो क्या करेगा बेटा, वो जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा थोड़ा करके टिल्ट करता रहेगा। ओके, उतने एक्सिस के हिसाब से वो टिल्ट करता रहेगा। जिससे अर्थ टिल्ट करेगा, हमको सीजन्स बदलते हैं, है ना। जो सीजन्स बदलते हैं ना, इसी को हम कहते हैं साइकिल ऑफ टेम्परेचर। कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उनको, उसको हमने कह दिया समर। कभी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसको हमने कह दिया विंटर। कभी क्या होगा, टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, क्लाउड्स ज्यादा रहेंगे, वो एक दूसरा सीजन बना दिया हमने, उसको कहा रेनी। तो ऐसे करके क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। देन साइकिल ऑफ टेम्परेचर, देन सोलर इनपुट, लाइट कितनी पड़ती है, सनलाइट कितनी पड़ती है, एंड देन डे लेंथ। ओके, डे लेंथ मतलब आपको पता होगा बेटा, समर्स में डे लेंथ बड़ा होता है, विंटर्स में डे लेंथ छोटा होता है। मतलब सॉरी, विंटर्स में जो सनलाइट है वो जल्दी खत्म हो जाती है, रात बड़ी होती है। विंटर्स में रात बड़ी, दिन छोटा। समर्स में दिन बड़ा, रात छोटी। तो इसको हम कहते हैं डे लेंथ। तो ये भी बेटा सीजन्स के हिसाब से वेरी करता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस करने वाला कौन सा फर्स्ट चीज हमने देखा, एबायोटिक कंपोनेंट्स, वाटर है, सॉइल है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमने सोलर इनपुट देखा, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, देन डे लेंथ। कमिंग टू ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स। ओके, सो ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स क्या है मैम एक एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, पॉन्ड के अंदर? बेटा फाइटोप्लैंक्टन। ओके, आपने देखा होगा जू प्लैंक्टॉन्स रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स रहते हैं, बट जू प्लैंक्टॉन्स आर कंज्यूमर्स। ओके, वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब उनके पास फूड बनाने का एबिलिटी होता है, सेल्फ फूड, तो दे आर ऑटोट्रॉप्स। ओके, सो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं एंड सम अलगे। ओके, एंड देन सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। सबमर्ज्ड मतलब पूरा पॉन्ड में डूबे हुए प्लांट्स, जैसे समझो ये अब ये एक प्लांट है, ये सारा इसने सबमर्ज किया है। अब दूसरे हो गए मार्जिनल प्लांट्स। तो ये देखो, ये मार्जिनल है, ये जो लोटस है यहाँ पे ये मार्जिनल है, यहाँ पर इसने लोटस खिलाया है, दिस इज मार्जिनल। ओके, कुछ मार्जिनल होते हैं, कुछ कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं। ये सारे कौन है, ये सारे प्लांट्स हैं विच आर एटोट्रोफिक कंपोनेंट्स। अब इस पॉन्ड में ना सिर्फ ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे कंज्यूमर्स भी हैं विच आर हेटेरोट्रोप्स। मैम वो कौन कौन है बेटा, जू प्लैंक्टॉन्स है। ओके, जू प्लैंक्टॉन्स है, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पे फिशेस होंगे जो फ्रीली स्विम करेंगे, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो बॉटम में ही रहते हैं, देयर बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। ठीक है, तो ये कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स भी रहते हैं एंड देन ऑटोट्रॉप्स भी रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिकम्पोजर्स भी हैं। तो डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में कौन आएगा, फंगाई आएगा, बैक्टीरिया, सम फ्लैजेलेट्स। फ्लैजेलेट्स मींस दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैज फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेलेट्स आएंगे। ये सारे कहाँ पे है बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉन्ड। तो पॉन्ड के अंदर ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ओके, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको एबायोटिक, ऑटोट्रोफिक, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, क्लाइमेटिक सारे कंडीशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन पॉन्ड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, तो हम लोग एक्वाटिक में पॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो पॉन्ड ने क्या कर रहा है, पॉन्ड सारे ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो एक इकोसिस्टम को करने चाहिए। तो मैम क्या क्या कर रहा है बेटा, ये ऑटोट्रॉप्स जो है, ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग सोलर रेडिएंट एनर्जी। मतलब सिंपल भाषा में बेटा फोटोसिंथेसिस। ओके, सिंपल भाषा में फोटोसिंथेसिस। देखो ऑटोट्रॉप्स क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक, ओके, तो वाटर को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ऑर्गेनिक बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ओके, यूजिंग सोलर एनर्जी। ये कहाँ पे हो रहा है, एक इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। इसके अलावा हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूम ऑटोट्रॉप्स, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। हेटेरोट्रॉप्स सारे ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, मिनरलाइजेशन हो रहा है ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स ने ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम किया। अब जो भी बचा कुचा ऑटोट्रॉफ था उसकी जिंदगी खत्म हो गई, वो मर गया। तो मर गया तो पॉन्ड में क्या करेगा, ऐसे नहीं रहेगा, वो स्पॉइल होने को स्टार्ट हो जाएगा, इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग। जब वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके मिनरल्स सारे पानी में बिखर जाते हैं, क्योंकि सारे मिनरल्स पानी में बिखर जाते हैं। जैसे डिकम्पोज होगा
मिनरल्स जितने भी हैं, ओके, जितने भी मिनरल्स होते हैं सारे आपको पानी में मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे समझो एक ऑटोट्रॉफ, एक प्लांट बन रहा है, तो प्लांट के लिए क्या क्या जरूरी है, मिनरल जरूरी है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जरूरी है, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जरूरी है, सारा मिलके एक प्लांट बना था, जब वो प्लांट मर रहा है तो सारा वापस धरती को दे रहा है। Okay, so this is how decomposition and mineralization make sure that whatever the organic and inorganic matter which is not directly utilized by the nature has been indirectly given back to the nature. ठीक है, ये चीज, अब ये सारा हो रहा है आपके पॉन्ड के एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ओके, अब मैंने आपको बताया है ना, क्या बताया, जो पॉन्ड है वो सारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को फॉलो कर रहा है। आपने पूछा नहीं मैम कौन से वो कंपोनेंट्स हैं, ये 4 कंपोनेंट्स है विच आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम बनने के लिए ये इन चारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके अलावा इनमें अगर एक भी कोई छूट जाए तो वो कंप्लीट इकोसिस्टम नहीं बनेगा। बेटा गिव मी अ मिनट, थोड़ा पानी पी लूं मैं। ओके, इनमें अगर एक भी छूट जाए तो वो सारे इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो हम बेटा फर्स्ट देखेंगे प्रोडक्टिविटी। ओके, विल फर्स्ट सी द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, कुछ बन रहा है यहाँ पे, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, समथिंग इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड आर प्रोडक्शन। तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, जितना मुझे पता है जितना आपको पता है, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स का प्रोडक्शन होगा, है ना, क्यों, बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, तो अपना फूड बनाते हैं, तो यही है मेन प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे देख लो, सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ओके, बिना सन के तो बेटा कुछ नहीं होगा पॉसिबल, ना हम ह्यूमंस को होगा, ना कोई और एनिमल को होगा, ना प्लांट्स को होगा। क्यों, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से हमको पूरी एनर्जी मिल रहा है। अब देखो, अगर समझो सन नहीं होता तो प्लांट्स नहीं रहते, प्लांट अपना फूड नहीं बनाते, अगर प्लांट अपना फूड नहीं बनाते तो हम अपना फूड नहीं कंज्यूम करते, तो अल्टीमेटली इट ऑल कम्स बैक टू सन। सो दैट्स वाई हमारे योगिक कल्चर में हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि सारी जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो सन से आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो सूर्य होता है ना, उसको देवता की तरह पूछते भी हैं, क्योंकि इसने हमको बहुत कुछ दिया है बेटा, इन रिटर्न कुछ मांगता नहीं है सन, बहुत कुछ दिया है इसने हमको, है ना। तो अब देखो, एक स्टेट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक स्टैटिस्टिक्स है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, वहां पे धूप नहीं निकलती, वहां पे या तो 3 महीने कंप्लीट अंधेरा रहता है। ओके, सिर्फ धूप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए निकलती है, अगर निकलती है तो भी 1 महीना पूरा, मतलब उनके यहाँ पे दिन रात का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा टाइम या तो धूप रहेगी या तो छांव रहेगी या फिर रात रहेगी। तो उन केसेस में बेटा उनको होते हैं सीजनल डिसऑर्डर्स, उनको सीजनल डिसऑर्डर्स होते हैं। हम देखो, हम इंडियंस, हमारे पास बिल्कुल सीजन अच्छे से काम कर रहे हैं, दिन रात हो रही है, डायurnal चीजें अच्छे से हो रही हैं, हम कर रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो उसी तरीके से फंक्शन कर रही है, जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। हमारा इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जब सवेरा होता है, जैसे सूरज उगता है, हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं, कुछ इंसुलिन, सॉरी इंसुलिन नहीं, जैसे हॉर्मोन्स है वो एक्टिवेट होते हैं, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखो, आप आपके डे टाइम में इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि आप खाते हो, आपकी बॉडी में हीट ज्यादा जनरेट होती है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, आपकी बॉडी में एंजाइम ज्यादा रिलीज होते हैं, सारी चीजें बेटा। ओके, वही रात में ना इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसीलिए जो बच्चे या फिर जो भी लोग हैं वो रात को खाना पसंद करते हैं ना, उनको बीमारियां ज्यादा लगती हैं। मतलब जब सूरज ढल जाता है ना, ओके, आफ्टर सिन 7 और लाइक 6:30, जब सनसेट हो जाने के बाद जो लोग फूड कंज्यूम करते हैं उनको कोई ना कोई बीमारी बिल्कुल आएगी। जो लोग अर्ली मॉर्निंग सवेरे 8 बजे खा के देन शाम को खत्म करते हैं, वो प्रॉपर है, जैसे हमारे एंसेस्टर्स करते थे गांव देहात में, दैट इज प्रॉपर। तो इस सन को लेके ना बहुत सारी चीजें हैं बेटा, और इस सन को जब देखते हैं तो हमारे अंदर हैप्पीनेस होती है, उनके पास हैप्पीनेस नहीं होती है, वो सीजनल डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, तो बहुत सारी चीजें। खैर, मैं पता नहीं कहीं से कहीं और चली गई।
Then amount of biomass produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called primary production. अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में. तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन इज सिंपली द अमाउंट ऑफ बायोमास. मैम बायोमास क्या है बेटा? ऑर्गेनिक मैटर. ओके, तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, ओके, दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड, ओके, बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्शन. ओके, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं कुछ यूनिट एरिया में, इतने टाइम के लिए, इतने पीरियड के लिए, बना क्या रहे हैं? बायोमास को इंक्रीज कर रहे हैं. इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन. ओके, तो यहाँ पे देखो, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. हमारे जो बायोस्फीयर में जैसे बायोमास का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो समझो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. अगर बायोमास का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. वैसे तो हर नेचर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ना ही चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन ग्रीड एंड एक्टिविटी हम प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं. जैसे बायोमास प्रोडक्शन की बात हो रही है ना, तो कितने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, कितने प्लांट्स काट रहे हैं हम लोग, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बायोमास प्रोडक्शन कम हो रहा है ईयर बाय ईयर. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सो दिस प्रोडक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू जीपीपी एंड एनपीपी. जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच इज एनपीपी. ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं. अब हम इनका देखेंगे. ओके, प्रोडक्टिविटी में जीपीपी, एनपीपी. सो व्हाट इज जीपीपी? देखो, ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ बेटा, ग्रॉस एंड नेट. ओके, ग्रॉस एंड नेट समझो. अब क्या होगा? आप ना एक तरकारी वाले के पास जाते हो ना, ठेले वाले के पास तरकारी खरीदने के लिए. अब इसके पास एक वेइंग स्केल है. अब इसने इस वेइंग स्केल पे एक ऐसे करके एक बास्केट रख दिया. ओके, इसने एक बास्केट रखा. अब इस बास्केट के अंदर हमने रखा टमाटर. ठीक है, हमने टमाटर रखा. सिर्फ टमाटर का वेट इज नेट वेट. अब मैम ग्रॉस वेट क्या है बेटा? बास्केट प्लस टमेटो, इट मेक्स ग्रॉस वेट. ओके, ग्रॉस है. तो ग्रॉस में क्या आएगा? बास्केट भी आएगा, टमेटो भी आएगा जब हम वे करेंगे. बट नेट वेट क्या है? वो टमेटो है. क्योंकि हमको चाहिए क्या? हमको खाना क्या है? हमको अल्टीमेटली चीज क्या चाहिए? टमेटो है ना. तो टमेटो का एक्चुअल वेट को हम नेट वेट कहते हैं, क्योंकि वो हमारा रिक्वायर्ड है, वो हमको अवेलेबल है. ओके, अब थोड़ी ना हमको दुकानदार बास्केट भी देगा, हाँ भाई हमने टमाटो इसमें तोला, हाँ भाई तुम बास्केट भी लेके जाओ, कोई दुकानदार नहीं देता है ना. तो इसको कहते हैं नेट, इसको कहते हैं ग्रॉस. तो इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, ग्रॉस में क्या आता है? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मतलब सारा जितना भी रेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, जितना भी रेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको सबको मिला के हम कह रहे हैं वो ग्रॉस है. अब नेट क्या है? नेट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रोफ्स. अब सारा है भाई हमारे नेचर में. जैसे मैं आपको बताऊं, प्राइमरी प्रोडक्टिव में कौन आएगा? घास भी आएगा, पार्थेनियम प्लांट भी आएगा, कुछ पॉइजनस वीड्स भी आएंगे, पॉइजनस प्लांट्स भी रहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी रहेंगे. अब आप हैं कंज्यूमर. क्या आप घास खाते हैं? क्या आप इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस एनिमल क्या है वो, प्लांट्स को खाते हैं? क्या आप पॉइजनस वीड को कंज्यूम करते हैं? नहीं ना. तो यहाँ पे क्या है बेटा? आपके जो बायोस्फीयर में ये सारे बन के, आप जो खाते हो, आप जो नहीं खाते हो, वो सारे मिलके हम इसको कहते हैं ग्रॉस. नेट क्या है? जो आपको अवेलेबल है सिर्फ खाने के लिए, वो नेट है. ठीक है, तो इतना आप याद रखो. इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रोफ्स. आइदर इट माइट बी डिकम्पोजर्स और कार्निवोर्स और जो कुछ भी है. ठीक है, अब तो यहाँ पे देखो, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन.
आपने 11th क्लास में रेस्पिरेशन चैप्टर में देखा होगा, है ना? क्या देखा बेटा आपने? आपने क्या देखा? जो प्लांट ग्लूकोज बनाता है, जो प्लांट ग्लूकोज बनाता है वो ग्लाइकोलाइसिस करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करके वो पायरुविक एसिड बनाता है। फिर ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। कि क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली हमको बहुत सारे एटीपी, बहुत सारे एनएडीपी और जीडीपी, बहुत कुछ देता है ये। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है बेटा? ये भी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक कंसिडरेबल अमाउंट है हमारे बॉडी के लिए, समझा, इधर प्लांट इधर एनिमल्स। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन है, टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब आप ये मत कहना मैम रेस्पिरेशन तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, आप 12th में आए हो। इनहेलेशन एक्सहेलेशन इज ब्रीदिंग। ओके, रेस्पिरेशन में भी टाइप्स होते हैं। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। ओके, जो आपकी मेटाबॉलिज्म में काम करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पे वही हो रहा है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, उसको हम उन्होंने रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट्स के लिए यूज कर लिया। बाकी जो भी है वो सारा कंज्यूमर्स को जा रहा है एज अ नेट अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे और ये देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ओके, तो एनपीपी हमको अवेलेबल है, जीपीपी इतना बना है, ये टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास है, लेकिन हमने इसको माइनस किया। क्यों? क्योंकि प्लांट्स भी तो यूज करते हैं जीपीपी को फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो इसको हटा के, ओके, जीपीपी जितना बना था उसको हटा के हमको कितना मिल रहा है? एनपीपी मिल रहा है। अब इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया, ग्रॉस नेट याद रखो। जैसे टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास आपकी नेचर में है, आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को नहीं खाते, पॉइजनस प्लांट्स को नहीं खाते, वो सब क्या है बेटा? वो आप कंज्यूम नहीं कर रहे। तो जो आप कंज्यूम कर रहे हो सिर्फ वो नेट है। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं बता सकती मैं। ओके, क्योंकि रिपीट बार बार वही हो जाएगा। चलो, देन व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स का काम क्या रहता है? हमेशा जो प्रोड्यूसर्स है उनके पीछे लगे हुए रहते हैं, है ना? अरे भाई हाँ, हमारे गार्डन में अच्छा सा कद्दू निकला है, कद्दू मीन्स वही, अब गार्ड गार्ड फैमिली में आता है ना, समझो आश गार्ड है या पंपकिन है, तो ऐसे करके निकला है, तो हम क्या करेंगे? जपते रहते हैं उसको, इंतजार करेंगे कब ये बड़ा होगा, कब हम इसको छीलेंगे, कब इसके बीज बाहर काटेंगे, कब इसको काटेंगे, कब इसका भरता बनाएंगे, है ना? ऑलवेज कंज्यूमर्स आर ग्रीडी एंड हमेशा प्रोड्यूसर के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन कुछ अमाउंट का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कंज्यूमर्स भी बनाते हैं। आप पूछोगे मैम वो कैसे? बेटा जो खाते हैं उसको फीकल मैटर की तरह रिमूव भी करते हैं, है ना? फीकल मैटर के थ्रू रिमूव होता है। एंड ये जो खाया हुआ बंदा है वो कभी ना कभी मरेगा तो जरूर। जब ये मरेगा तो इसके बॉडी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था वो फिर नेचर को वापस जाएगा। तो कुछ अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर्स से भी मिलता है। ठीक है, बनाते तो नहीं है, बट ये जब डिग्रेड होते हैं, जब ये डीमिनरलाइज होके अर्थ में जब मिल घुल जाते हैं, तो तब एक न्यू ऑर्गेनिक मैटर वहां पे भी बनता है। ठीक है, तो फीकल मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट इकोसिस्टम में वेरी करती है। जैसे समझ लो एक्वाटिक में डायरेक्ट सनलाइट नहीं रहता, तो इतने अबंडेंट ट्रीज प्लांट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। वही टेरेस्ट्रियल में कोई दिक्कत नहीं है सनलाइट को, तो हरे भरे बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में, उनके एनवायरमेंट में, उनकी हैबिटेट के हिसाब से उनका प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे देखो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग इन एरिया, जिसे मैंने बताया ना, टेरेस्ट्रियल हो या वाटर में हो। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर कैसा है, सनलाइट कैसे आता है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कितना होता है, स्नो आता है या नहीं आता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, ह्यूमस प्रेजेंट है या नहीं है, फर्टाइल है या बैरन लैंड है, ओके, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं या नहीं है, ओके, वो सारी चीजों पे। देन फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, ओके, कुछ प्लांट्स में कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है फोटोसिंथेसिस करने की, कुछ में कम होती है। ठीक है, तो जैसे समझो कोई कलर्ड प्लांट्स होते हैं जैसे क्रोटॉन, ओके, क्रोटॉन जो है वहां पे आपको फोटोसिंथेटिक चीजें कम होती हैं क्योंकि दूसरे पिगमेंट ज्यादा रहते हैं। ओके, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसियानिन, ज़ैंथोफाइसिन,
वो सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। ओके, तो इसलिए क्या होगा, फोटोसिंथेसिस थोड़ा कम होता है। तो दिस इज हाउ फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी होती है प्लांट्स की। ठीक है, देन एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ होल बायोस्फीयर, मतलब सारा जो हमारी पृथ्वी है, जो होल बायोस्फीयर है, अर्थ है, तो उसका एनुअल नेट प्रोडक्शन कितना रहता है, अबाउट 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। समझ रहे हो कुछ, 170 बिलियन टन्स ऑफ दिस, इनमें से 170 बिलियन टन में से ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस इज 55 बिलियन टन्स। समझ में आ रहा है? तो ओशंस में कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, 55 बिलियन टन्स। अब लैंड में कितनी हो रही है, 170, सॉरी सारे बायोस्फीयर में बता रही हूँ मैं, सारे बायोस्फीयर में कितनी हो रही है, 170, है ना? तो ये नंबर्स थोड़ा याद रखो, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 170 बिलियन, एंड देन ओशंस में कितना प्रोडक्टिविटी होगा, 55%। चलो अब पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन। अब आप मुझे पूछोगे मैम क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग डीकम्पोजिशन? अभी अभी मैंने बताया ना, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे हो रही है, कंपोजर्स के थ्रू हो रही है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये फीकल मैटर देंगे या फिर ये जब डिकम्पोज होंगे तो इसके थ्रू सारा इट विल गो बैक टू द अर्थ, है ना? तो मदर नेचर को वापस जाता है। चलो, तो डीकम्पोजिशन क्या है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर by decomposers into inorganic substance like carbon dioxide, water and nutrients. ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं समझाती हूँ बेटा। अब देखो एक पेड़ है, ओके, एक यहाँ पे पेड़ है, तो इस पेड़ में क्या होंगे, बहुत सारे पत्ते होंगे, है ना? तो बहुत सारे पत्ते रहते हैं। अब ये पत्ते हमेशा तो यहाँ पे नहीं रहते, इनका भी साइकिल होता है, तो ये क्या करेंगे, झड़ेंगे पत्ते। जब ये गिरेगा तो ये सॉइल में जाएगा पत्ता। अब ये इतना बड़ा पत्ता है, अब ये कुछ सालों में दिखेगा ही नहीं, ये मिट्टी में मिल जाएगा, तो क्या होगा, अब ये पत्ता क्या होगा बेटा, धीरे 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 करके सड़ेगा, इट विल गेट स्पॉइल्ड। ओके, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, वो उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, उसका जो बड़ा इनऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स जो है, उसको सिंपलर सिंपलर करते जाएंगे। उसके जो इनऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक जो है, पूरा सॉइल में मिलने लग जाता है। तो अल्टीमेटली उसी सॉइल से दूसरा प्लांट निकलेगा, है ना? तो वो प्लांट उस मिनरल्स को, उसमें से जो नाइट्रोजन निकला है, उसमें से जो कार्बन निकला है, उसको यूटिलाइज करके वो ग्रो करते हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं बेटा डीकम्पोजिशन। कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ब्रेक डाउन करो ताकि हमको अवेलेबल हो सके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, चलो, यूजुअली ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक मिलता है, बट अवेलेबल तो है। चलो, इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, क्योंकि डीकम्पोजिशन में बेटा ऑक्सीजन की थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। देन रॉ मटेरियल्स फॉर डीकम्पोजिशन इज डेट्राइटस। ओके, अब आप मुझे पूछोगे मैम डेट्राइटस क्या है? यही गिरे हुए झाड़ी पत्ती, गिरे हुए फूल, गिरे हुए फल, है ना? ये सारी चीजें डेट्राइटस में आते हैं। ओके, पत्ते, बार्क, फ्लावर्स, एंड देन डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, उनका फीकल मैटर, मैंने बोला ना कोई एनिमल मर गया तो उसका रिमेन और उसका फीकल मैटर। बेटा फीकल मैटर मतलब एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा। अब सुबह में जाके फ्रेश होते हो ना, बाथरूम जाके फ्रेश हो जाओ कहते हैं, तो बाथरूम जाके अब क्या करते हो, वो अलग बात है। अगर मम्मा के घर में होते हो तो फोन लेके जाते होगे, है ना, नई बीमारी जो लगी है, लेकिन करने क्या जाते हो बेटा, एक्सक्रीशन, तो वही है फीकल मैटर। ठीक है, चलो, देन अभी डीकम्पोजिशन में स्टेप्स हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन? पहले फ्रैगमेंटेशन होगा, फिर लीचिंग होगा, फिर कैटाबॉलिज्म होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। इतना सारा कुछ होके जो हमारा यहाँ पे पत्ती थी उससे मिनरल्स बन के ये सॉइल में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते जाते हैं बेटा फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटिस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, डेट्राइटिस में फीकल मैटर था, डेड ऑर्गेनिज्म था, पत्तियां थे, फूल थे, वो सारे क्या होंगे, ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रीवोर्स। मैम डेट्रीवोर्स कौन है बेटा? डेट्रीवोर्स वो हैं जो डेट्राइटस को ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जाम्पल बताइए मैम। अर्थवर्म, है ना, अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ये सॉइल के अंदर रहता है, अंदर निकलता है, बाहर जाता है, तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है, अच्छे से ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए हेल्प करता है। तो अर्थवर्म को
फ्रेंड ऑफ फार्मर भी हम लोग कहते हैं। तो ये क्या हो गए, ये डेट्रीवोर्स हो गए। जितना भी वेस्ट मैटर है उसको क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। अब आप सोचो बेटा, इमेजिन करो, अगर हमारे अर्थ में डिकम्पोजर्स नहीं होते, मतलब वो डिकम्पोजिंग फंगाई, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, तो अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो क्या होता, इस धरती में जिंदा लोगों से ज्यादा लाशें पड़ी होती। ओके, लाशें पड़ी होती बेटा, लिटरली। आप देखोगे, आप स्कूल जा रहे हो बैग डाल के, ओके, आप देखोगे कि वहां पे कोई मरा पड़ा हुआ है तो वैसे रहेगा, आपको सारी जिंदगी वो वहीं पे देखने को मिलेगा। फिर इतनी गंदी स्मेल, गंदी देखो स्मेल भी नहीं होगी भाई, ऐसे पड़ा होगा, क्योंकि स्मेल आती है डिकम्पोजर्स की वजह से, ऐसे पड़ा हुआ रहेगा। तो आपकी धरती में आपको चलने फिरने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि सारा लाशों से भरा पड़ा है। डेड प्लांट्स जो थे, जो गिरे वो भी उधर, जो बिल्ली मरी वो भी उधर, जो भी ऑर्गेनिज्म मरा वो भी उधर। यार क्या होता यार, है ना? वी कांट इवन इमेजिन। तो समझो हमारे लाइफ को कितना इजी कर रहे हैं ये डिकम्पोजर्स, है ना? तो डिकम्पोजिशन इज वन सच वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, ठीक है, चलो। अब ये डेट्रीवोर्स क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। लीचिंग क्या है, water soluble inorganic nutrients go down into soil horizon and precipitate as unavailable salts। अब ये जो डेट्रीवोर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर पार्टिकल्स जब बनाते हैं तो इस प्रोसेस में कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, सॉइल के अंदर सीप इन हो जाते हैं। वो अंदर 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 घुसते चले जाते हैं, सॉइल के हॉरिजॉन में जाते हैं और उससे नीचे भी चले जाते हैं, उसके नीचे। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो सॉल्ट जाएगा 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 जाएगा, बहुत अंदर जाएगा तो अनअवेलेबल हो जाएगा। अब आप पूछेंगे मैम अनअवेलेबल कैसे? अब देखो बेटा, एक प्लांट है, अब प्लांट का ना एक लिमिट होती है रूट्स का सॉइल के अंदर जाने की, इमर्ज होने की। ओके, अब ये उससे भी बहुत अंदर होगा मिनरल, तो अवेलेबल नहीं होगा। ये वाटर में भी आता है बेटा, वाटर में भी ये रहता है, अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल, ऐसे ये सॉल्ट्स में है। ठीक है, लीचिंग मतलब कंप्लीट वो लीच इन करके अनअवेलेबल हो जाता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को यूज करने से। ओके, दैट इज व्हाट इज लीचिंग। सो प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट। ठीक है, देन कैटाबॉलिज्म क्या है, degradation of detritus into simpler inorganic substances by bacterial, fungal and enzymes, bacterial and fungal enzymes। तो ये कहाँ पे हो रहा है, कैटाबॉलिज्म में हो रहा है। आपने पढ़ा होगा बेटा लिविंग वर्ल्ड 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वहां पे आपने मेटाबॉलिज्म करके पढ़ा है। वहां पे क्या क्या आपने देखा था, एनाबॉलिज्म देखा था, कैटाबॉलिज्म देखा था। एनाबॉलिज्म रेफर्स टू बिल्डिंग अप। ओके, तो बिल्डिंग अप को एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं जिसको ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कैटाबॉलिज्म है। अब हम डीकम्पोजिशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ होम एंजाइम्स। बैक्टीरिया में एंजाइम्स होती हैं, फंगल में एंजाइम्स होती हैं, उन एंजाइम्स के हेल्प से हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब क्या होगा, ये तीनों जो प्रोसेस है इनका साइमल्टेनियसली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ फ्रैगमेंटेशन इन्होंने कर लिया, लीचिंग नहीं की तो भी मुश्किल है, कैटाबॉलिज्म किया फ्रैगमेंटेशन नहीं हुआ तो भी मुश्किल है। तो ये तीनों सारे जैसे भाई भाई हैं, हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, चलो। ह्यूमिफिकेशन, अब क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। अब जिन बच्चों को ह्यूमस क्या है वो नहीं पता, देखो बेटा ये एक एमॉर्फस सब्सटेंस है जो आपको डार्क कलर का दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये ह्यूमस है। अब आप मुझे पूछोगे मैम ह्यूमस कैसे बना, ये सारा जो डेट्राइटिस है वो फ्रैगमेंटेशन हो गया, कैटाबॉलिज्म हुआ, तो उसके बाद जो भी कचरा पुचरा बचा है उससे ह्यूमस बना है। ठीक है, तो ये ह्यूमस है ना, ये कंप्लीटली इनऑर्गेनिक नहीं बना, इसमें अभी भी ऑर्गेनिक नेचर बाकी है। ठीक है, इसमें अभी भी ऑर्गेनिक नेचर बाकी है। तो अब ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस इन सॉइल। ओके, ह्यूमस का अक्यूमुलेशन हो जाता है सॉइल में, और इसके वजह से क्या होगा, डिकम्पोजिंग स्लो हो जाता है। ओके, डिकम्पोजिंग थोड़ा हल्लू हो जाती है, मतलब थोड़ा धीरे से होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोलाइडल नेचर है ये, एंड इट सर्व्स एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
ओके। ये एकदम से सारा अपने न्यूट्रिएंट्स को छोड़ नहीं देता, ये धीरे 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 करके सॉइल में मिलता है एंड इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर बिकॉज इट गेट्स यू नो इन्वॉल्व विद द सॉइल वेरी स्लोली, टाइम लेता है ये। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ह्यूमस और ह्यूमिफिकेशन। ऑलराइट, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मिनरलाइजेशन। तब क्या हो गया, इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स। अब जो भी वो कचरा पट्टी बचा था ना डेट्राइटिस का आफ्टर कैटाबॉलिज्म, जिसको हमने ह्यूमस कहा था, अब वो भी सारा डिग्रेड हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। अब ऑर्गेनिक मैटर कहीं पे भी नामो निशान नहीं बचा। अब क्या मिला, अब सारा इनऑर्गेनिक ही बचा है। अब वो इनऑर्गेनिक क्या हो गया, आपको मिट्टी में मिल जाएगा। ओके, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सारी चीजें वो वापस मिट्टी में चली जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन, इसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो अल्टीमेटली हमने एक कॉम्प्लेक्स लीफ को, इसका सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म करके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को हमने मिट्टी में मिलाया, इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। आपने 11th की क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा होगा, ओके, केमिकल एनालिसिस, ड्राई वेट, वेट वेट, है ना, वहां पे आपने किया है, एक वेजिटेबल का पीस लिया, मोटर एंड पेसल में उसको ग्राइंड किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला, फिर उसको क्या किया, उसका एक स्लरी बनाया आपने, है ना, स्लरी बना के उसको सीव किया, मतलब जैसे चाय आप छन्नी में छानते हो ऐसे उसको छाना आपने, है ना। तो छान के उसका जो भी वाटर कंटेंट है उसको निकाला, कुछ फिल्ट्रेट बनाया, रिटेंटेड बनाया, उसका फिर ड्राई किया, उसका ऐश बनाया। तो ऐश जब आप बनाते हो उसमें क्या रहता है, सारा वाटर एवापोरेट हो गया, सारा ऑर्गेनिक उसका जो नेचर था वो चला गया। अब जो ऐश में बचा है वो सारा क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब उसमें क्या रहेगा, कैल्शियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, ये सारी चीजें। तो ऐसे करके एक पत्ती से कैसे मिनरलाइजेशन बना है उसकी बात हो रही थी। दिस इज डिकम्पोजिशन। तो जो मैंने बताया उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। देयर इज अ ट्री, ट्री है, सॉइल में ग्रो हुआ है, इसका पत्ती गिरा ग्राउंड पे, देन क्या हुआ, कुछ पत्तियों को इंसेक्ट्स ने खा लिया, कुछ एनिमल्स ने खा लिया, बाकी सारे न्यूट्रिएंट वेब में चला गया। अब आपको फूड वेब क्या है मैं बताऊंगी आगे के क्लासेस में। ओके, तो इसके न्यूट्रिएंट्स और जितनी भी थोड़ी बहुत एनर्जी है वो फूड वेब में चले जाएगी। ओके, जैसे देखो यहाँ पे फूड वेब में, मतलब यहाँ पे कोई रैबिट होगा, रैबिट इस लीफ को खाएगा तो वो डिफरेंट फूड चेन में जाएगा, फिर रैबिट को खाने वाला कोई और आएगा, उसको खाने वाला कोई और आएगा, वो फिर आते रहता है। वो वहां पे देखेंगे एनर्जी फ्लो और फूड वेब कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो लीफ है, अब ये जो लीफ है ये पार्शियली कंज्यूम होता है डिकम्पोजर्स से, एंड वो भी लिटर बनाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स मतलब यहाँ पे देखो फंगाई। ओके, यहाँ पे फंगई हो रहा है, इन्होंने भी थोड़ा बहुत लीफ को कंज्यूम किया, फिर इन्होंने भी लिटर बनाया, देखो यहाँ पे। अब इसके थ्रू भी क्या हो रहा है, रिच ऑर्गेनिक सॉइल बन रहा है। अब ये क्या होगा, ये बहुत सारा लीच करेगा, डिकम्पोज करेगा, सब करके ये भी अल्टीमेटली रिच सॉइल स्टेट बना रहा है। अब ये जो रिच ऑर्गेनिक सॉइल है, अब ये फिर से आपको अच्छा प्लांट बनाने के लिए हेल्प होता है। ठीक है, तो ये साइकिल चलते रहता है। ऑलराइट, ओके। अब देर आर सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ फैक्टर्स, जैसे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटिस। ओके, डेट्राइटिस में बेटा ऑब्वियसली वो केमिकल कॉम्पोजिशन रहता ही है ना, कोई सी भी एक मतलब ऑर्गेनिक मैटर का ये केमिकल कॉम्पोजिशन रहता है। तो यहाँ पे देखो कॉम्पोजिशन, decomposition is slow in detritus which is rich in lignin and chitin। क्यों बेटा, देखो लिग्निन एंड काइटिन ना बहुत हार्ड मटेरियल है, वेरी हार्ड मटेरियल। तो जिन भी प्लांट्स में या लीव्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर लिग्निन काइटिन है तो इनको डिकम्पोज करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे समझ लो फंगाई और कॉकरोच। ओके, कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन में आपको काइटिन देखने को मिलेगा, फंगाई में भी आपको काइटिन देखने को मिलता है, तो उनको डिग्रेड करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, डिकम्पोज करना। ओके, तो देखो पत्ती के कंपैरिजन और कॉकरोच का कंपैरिजन करो तुम, जैसे झाड़ पत्ती है, हर्ब है, ओके, धनिया का पेड़ और कॉकरोच। तो धनिया का पेड़ बहुत जल्दी घल घुल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो कॉकरोच है वो बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, कितने महीनों बाद वो जाके मिट्टी में मिलेगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ लिग्निन है या फिर काइटिन है, तो उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। It is quicker if the detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugar। मैंने बताया ना,
अब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मतलब कौन हो गए, शुगर हो गया, अब ये पत्ती में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तो हम पत्तियों को खाते हैं ना सब्जी बना के। ओके, देन क्लाइमेटिक फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर द डिकम्पोजिशन, है ना, इसीलिए तो हम बाहर नहीं रखते हमारा मतलब जो भी खाना है, सालन है, ग्रेवी है, हम अगर फ्रिज से बाहर रखेंगे तो क्या होगा, वार्म एनवायरनमेंट मिलेगा, मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, बैक्टीरिया और फंगई अच्छे से ग्रो करेंगे, तो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, स्पॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो भी बचा कुचा खाना रहता है उसको हम रेफ्रिजरेट करते हैं कोल्डर कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि कोल्डर कंडीशंस में जो डिकम्पोजर्स हैं वो अपना काम धीरे करते हैं, बहुत धीरे करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो लो टेम्परेचर में जल्दी नहीं होता, वार्म एंड मॉइस्ट टेम्परेचर में जल्दी डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, देन कमिंग टू एनर्जी फ्लो। ओके, एनर्जी फ्लो के बारे में हम देखेंगे, इसको बेटा हम कल करेंगे। ओके, एनर्जी फ्लो एंड पिरामिड्स, ये हम कल करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 50 हो गया है टाइम, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। If you have any doubts, you can ask me, or else you can leave the class. बेटा आपकी जो अभी एग्जाम आने वाला है ना, उससे पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, कौन सा बचा है, बायोडाइवर्सिटी बचा है, तो मैं बायोडाइवर्सिटी को भी खत्म करूंगी, इकोसिस्टम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर 5 से स्टार्ट होने वाला है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और आपका जो एग्जाम होगा ना, अभी ईआईटी है, अभी सैटरडे संडे ईआईटी है, वो आपको प्रैक्टिस देगा। अब आपका प्री बोर्ड के बाद का जो टाइम रहेगा ना, मैं वहां पे 11th का रिवीजन करूंगी आपको। 11th का जो है ना प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, वो हम लोग करेंगे बेटा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम्स के लिए। ठीक, वो करेंगे हम लोग। ओके, चलो, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू टुमारो, बाय एवरीवन।